नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच 2 समझौते समेत 5 MOUs पर हुआ आदान प्रदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की दी अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के विरुद्ध BNS की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए मांगी थी अनुमति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फिर बिगड़े बोल, महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ। भाजपा का पलटवार, शुभेंदु अधिकारी ने कहा महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केरल में ED की बड़ी कार्रवाई, CSR फंड घोटाले को लेकर राज्य के 12 स्थानों पर छापेमारी। घोटाले के मुख्य आरोपी आनंदू कृष्णन से जुड़ी संस्थाओं, ट्रस्टों और व्यक्तियों की तलाश में छापेमारी। यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने को लेकर रियाद में रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करने को तैयार पुतिन। यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता को बताया अस्वीकार्य। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 2 दिवसीय भारत दौरे के अंतिम दिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहा। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौता शामिल है। इसके अलावा 5 समझौता ज्ञापनों पर भी दोनों पक्षों के बीच आदान प्रदान हुआ है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय में सचिव CPB और OIA अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि PM मोदी ने हैदराबाद हाउस में महामहिम अमीर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच इस बहुस्तरीय संबंध को और गहरा करने की इच्छा जताई है। The Prime Minister held bilateral talks with His Highness the Amir at Hyderabad House. Both leaders recalled the historic trade linkages, deep-rooted people-to-people ties, and robust bilateral relations between both the countries. They expressed the desire for further expanding and deepening of the multifaceted relationship between the two countries. विदेश मंत्रालय में सचिव CPB और OIA अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि भारत और कतर एक दूसरे के साथ व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच सालाना लगभग $14 अरब का व्यापार होता है। Both sides have today agreed to elevate the relationship to a strategic partnership, and India and Qatar have signed an agreement in this regard today. The trade today between India and Qatar is about $14 billion annually. Both sides have agreed to set a target to double this in the next 5 years. The Qatar's sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority, currently has about $1.5 billion FDI in India in sectors like retail, power, IT, education, health, affordable housing, etc. Now, both leaders today identified a number of areas in which
the Qatar Investment Authority can increase investments in India. This includes infrastructure, ports, shipbuilding, energy, including renewable energy, smart cities, food parks, startups, and new technologies such as artificial intelligence, robotics, and machine learning. दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बार फिर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार और एमसीडी ने मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया है। यहां 20 फरवरी को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री व उनके सहयोगी मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई नेता रामलीला मैदान पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्ते 19 फरवरी की रात से ही बंद होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर की प्रस्तुति भी होगी। समारोह में फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, विवेक ओबेरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अदानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। लाडली बहनों और किसानों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 30,000 अतिथियों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसमें दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक बाद सत्ता से बाहर किया है। परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई प्रमुख मुद्दा रही। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर खूब प्रहार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव रैली में यमुना की सफाई का वादा भी किया था। अब दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नदी की सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण से मुलाकात की और उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा। यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। कचरा उठाने, खरपतवार निकालने और अन्य गंदगी को हटाने के लिए स्कीमर और बीड हार्वेस्टर जैसी मशीनों के जरिए यमुना की सफाई की जा रही है। एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई 4 चरणों में होगी। पहले चरण में नदी से कचरा और गाद हटाई जाएगी। साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य बड़े नालों की सफाई भी होगी। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPS की निगरानी रखी जाएगी। 400 MGD सीवेज ट्रीटमेंट की कमी पूरी करने के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे। लक्ष्य पूरा करने के लिए जल बोर्ड, नगर निगम, पर्यावरण विभाग और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलकर काम करेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC को सख्त निर्देश दिया गया है कि शहर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स गंदा पानी नालों में ना छोड़ें। सफाई अभियान की निगरानी हो। और वहीं दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली के लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग तो पीएम मोदी को इसके लिए अभी से धन्यवाद भी कर रहे हैं। क्या है दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। यमुना नदी में लगातार सफाई चल रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, यमुना में सफाई चालू हो गई है? यमुना हमेशा के लिए अगर ऐसा सफाई रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते। हम यमुना मैया को हम माँ कहते, तो माँ का पवित्र बजाय रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रण किया कि मोदी की गारंटी है। परिवर्तन रैली में उन्होंने एक प्रण लिया कि ये मोदी की गारंटी है, जो हृदय है, पूरे भारत का हृदय है दिल्ली। उस दिल्ली के लिए मुझे कुछ करना है। तो सबसे पहले अभी हमारा CM भी नियुक्त नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले काम स्टार्ट हो गया, 3 दिन हो गए। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे जो
इंटरनेशनल लेवल की मशीनें हैं और नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं इस समय। जो यमुना जी की साफ़ सफाई हो रही है बहुत अच्छे तरीके से अभी प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लग रहा है जैसे अगला छठ का जो भी पर्व आएगा तो यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी, जिससे यहाँ का रोज़गार भी बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ सफाई होगी तो जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, उत्तर प्रदेश या हरिद्वार जाते हैं नहाने, वो यहीं पर नहाने आएंगे। केवल बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। मोदी जी का संकल्प था चुनाव से पहले, और उन्होंने 5 तारीख को प्रयागराज में जब डुबकी लगाई, उन्होंने वहाँ ये प्रण दिखा दिया दिल्ली की जनता को कि जिस प्रकार से मैं यहाँ डुबकी लगा रहा हूँ ना प्रयागराज में, उसी प्रकार से आपको भी डुबकी लगवाऊंगा यमुना जी में अगले 5 वर्ष में। तो ये आप साफ देख सकते सफाई हैं होगी। कि किस तरह से लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, ये दिल्ली की जनता का कहना है। कैमरामैन राधेकृष्ण तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज से उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण वो अपना पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाई। अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अन्य भाषाओं के मुकाबले उर्दू को तरजीह देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को दोहरे चरित्र वाला बताया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में भेजेंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने की सलाह देंगे। उसके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। अंग्रेजी का खंडी मैंने बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महाकुंभ 2025 पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले दिव्य भव्य महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। ममता ने महाकुंभ के आयोजन में की गई व्यवस्थाओं की आलोचना की। ममता बनर्जी से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान की पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कड़ी आलोचना की है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि देश महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा।
बंगाल में कुछ कुछ एरिया है वहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है। पिछले 2-3 महीने में बहुत सारा बांग्लादेशी रोहिंग्या और कश्मीर से जुड़े हुए एक्सट्रीमिस्ट उनको अरेस्ट किया है। असम पुलिस ने अरेस्ट किया है, कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है। 50-55 एरिया है, असेंबली एरिया और 30-35 पुलिस स्टेशन है जहां डेमोग्राफी चेंज हो गया है और हमारी जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग है उसका एंट्री बंद है। इसलिए सीधा सीधा जिम्मेदार है ममता बनर्जी। शी इज फेल्ड पुलिस मिनिस्टर इन बंगाल एज वेल एज दी स्टेट पुलिस। पुलिस का 2 ही काम है, टीएमसी के लिए फर्जी मामला करो और वोट लूट करना। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में साधु संतों का भी अनोखा संसार देखने को मिल रहा है। साधु संत सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को महाकुंभ और आध्यात्म की महिमा के बारे में बता रहे हैं। महाकुंभ की महिमा पर जगतगुरु रामभद्राचार्य से हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने विशेष बातचीत की। प्रयागराज की धरती पर भव्य महाकुंभ चल रहा है और यहाँ आए हुए साधु सन्यासियों की वजह से यहाँ की जो ऊर्जा है उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु से। गुरुदेव प्रणाम। इस धरती पर अभी जो भव्य महाकुंभ चल रहा है संगम पर, उसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं 1977 से कुंभ देख रहा हूँ। इतनी भीड़ कभी नहीं आई, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई, इतना आनंद कभी नहीं आया। गुरुदेव, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है आध्यात्मिक रूप से मैं चाहूँगी एक बार, क्योंकि हम दूर से आध्यात्मिक रूप से तो गंगा जी जो हैं भक्ति की प्रतीक हैं, यमुना जी कर्म की और सरस्वती जी ज्ञान की। जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय हो जाता है, मिलन हो जाता है, वही तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। ईड़ा ही गंगा जी हैं, पिंगला ही यमुना जी, सुषुम्ना जो है जो सरस्वती जी। तीनों का संगम हमारे मस्तक पर भी होता है। इसे यही ऊर्ध्वपुण्य जो हमने लगा रखा है, ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम है। ये सौहार्द समन्वयता का यहाँ पर देखने को भव्य महाकुंभ में बहुत। वहाँ देखिए आप गंगा यमुना संगम में आप किसको रोकेंगी? पूरा सौहार्द है, पूरा समन्वय है। चारों वर्ण एक साथ स्नान कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, किसी का छुआछूत छुआछूत नहीं, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं, किसी पर कोई निषेध नहीं। युवा कुंभ महाकुंभ हुआ, खेल महाकुंभ हुआ, विद्वत महाकुंभ हुआ, हम लोगों का महाकुंभ हो ही रहा है। और मेरे यहाँ तो ज्ञान महाकुंभ हो रहा है इस समय। तुलसी पीठी एक ऐसा, यहाँ जो रामानंद शिविर आप देख रही हैं, यहाँ एक साथ मेरी 3 कथाएं हुई। मैंने तो कह दिया है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत किसी को कहीं भी सनातन धर्म में जिज्ञासा हो तो रामानंद शिविर में आए, उसका समाधान हम करेंगे। जो यूथ है, आज का युवा है, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल और आध्यात्म का जो संगम यहाँ है वो अद्भुत है। हम युवकों को अपने आचरण में संयम लाना चाहिए, विचार में संयम होना चाहिए, व्यवहार में संयम और आहार में संयम। आहार में यदि हमारा संयम हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से, जिन्होंने बताया कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और ये जो भव्य महाकुंभ है ये साधारण बात नहीं है, ये आगे जाकर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और जो विश्व गुरु भारत बनने वाला है यकीनन भारत होगा। साथ ही पूरे विश्व के लिए आध्यात्म और आधुनिकता का जो समन्वय इस भव्य महाकुंभ में देखने को मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ प्रयागराज से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।
Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव ने बैठक का नेतृत्व किया। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने वार्ता को सफल बताया। वार्ता में शामिल उशाकोव ने कहा कि दोनों पक्षों ने पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक की शर्तों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बैठक की कोई तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि यूक्रेन इस बातचीत में शामिल नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि रियाद में उसकी ओर से कोई शांति समझौता नहीं किया जा सकता है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन तैयार हैं। हालांकि क्रेमलिन ने यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता को अस्वीकार्य बताया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सपरिवार संसद भवन का दौरा किया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सुनक और उनके परिवार का स्वागत किया। सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, बेटियां कृष्णा और अनुष्का और सास एवं राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति भी साथ थीं। सुनक परिवार ने संसद भवन परिसर का दौरा किया और इसकी वास्तुकला की भव्यता की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने गैलरी, चैम्बर, संविधान हॉल और संविधान सदन जैसे प्रमुख स्थलों का भी दौरा किया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सपरिवार भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने 5 फरवरी को ताजमहल का दौरा किया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।